हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है, जिसका एक आंसर आप याद करो तो आप क्या कर सकते हो। जितना भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारे क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेटिंग की, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, जो है जितना भी इम्पोर्टेंस है, जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर में आप एक ही आंसर लिख सकते हो। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है प्लानिंग के ऊपर, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के ऊपर। जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का एक वीडियो में डिस्कस किया है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग का एक, और एक कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग का एक वीडियो में सेपरेट डिस्कस किया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। OCM का जो प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा सेपरेट वीडियो। और ये कॉमन वीडियो है, दैट मीन्स आप एक आंसर याद करो और फिर ये 6 क्वेश्चन के आंसर इजीली आप लिख सकते हो। वो भी मैं बताऊंगा ये एक्सेप्टेबल भी कैसे है। देखो, हालांकि मैंने खुद जो है BMS किया है। BMS में मैनेजमेंट स्टडीज़ होता है, तो इसमें बहुत सारे बुक्स होते हैं। तो मैनेजमेंट के बुक्स में ऑलमोस्ट मैंने मैनेजमेंट में देखा है तो ये सारे पॉइंट्स कॉमन निकलते हैं। एंड मैंने काम किया कंपनी में, सो आई नो कि ये पॉइंट एक्सेप्टेबल है। ये पॉइंट सिर्फ इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सप्लेनेशन, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आपको एक्सप्लेनेशन भी करना है। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड जो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम बता देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स किसका है। फिल इन द ब्लैंक्स ये है कि यहाँ जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए छोड़ा गया है कि अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में से कोई भी पूछ सकता है ना, या तो प्लानिंग पूछ सकता है, ऑर्गेनाइजिंग पूछ सकता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पूछ लिया या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पूछ लिया। तो अब इसमें से जो पूछेगा, जैसे अभी कंट्रोलिंग का पूछा, तो आपको क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ कंट्रोलिंग ही यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, कंट्रोलिंग। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं, यहाँ पे कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग का पूछा तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्लानिंग पूछना है। अगर यहाँ पे क्या पूछ लिया, डायरेक्टिंग का, स्टाफिंग का पूछ लिया, तो यहाँ पे स्टाफिंग लिखना है, यहाँ पे स्टाफिंग लिखना है। जो क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन का क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछ लिया तो यहाँ पे लिखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। जिसका क्वेश्चन पूछेगा वही क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है लिखना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। सर ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है ना, ऐसे सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, तो अब ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसको मैंने बहुत ही मेहनत से रीराइट किया है काफ़ी अच्छे से, और ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इनोवेशन है। ठीक है, इनोवेशन मतलब क्या होता है, न्यू आइडियाज़। ठीक है, इनोवेशन मतलब क्या करना, कोई न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू आइडियाज़ और कोई न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, एक चीज़ आप मान के चलिए कि बिजनेस कब चलता है, जब बिजनेस के अंदर इनोवेशन होता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल का कैमरा पहले बैक साइड होता था, फिर फ्रंट कर दिया। फ्रंट करने के बाद एक ऑप्शन आता है, देखो पॉपअप, जैसे ओप्पो का पॉपअप आता है, मतलब वो कैमरा जो बाहर, जैसे आप फ्रंट कैमरा ऑन करोगे वैसे क्या करेगा, बाहर से कैमरा कैच करेगा, है ना। तो एक फीचर हो गया, है ना। लॉक ओपन करने के लिए भी जो है ऐसे फेस हो गया, तो ये एक इनोवेशन है ना, कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप करना जिससे काम आसान हो, है ना। इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का काम क्या है कि इनोवेट करना। क्या करना, इनोवेट करना। तो इनोवेशन क्या रहता है, मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ये इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है कि दे इनोवेट समथिंग, क्योंकि जब वो इनोवेशन करते हैं, जब कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोडक्ट कुछ लेके आते हैं, तभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म है, बिजनेस है, वो क्या करता है, कॉम्पिटिट करता है आज के मार्केट में, है ना। आप भी ये बात मानते हो कि अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर वो इनोवेशन लाएगा तो ही मार्केट में टिकेगा। जैसे नोकिया का ले लीजिए एग्जांपल, तो नोकिया ने इनोवेशन नहीं लेके आ पाया। काफ़ी दिन तक वो बहुत अच्छा मार्केट उसने कैच किया, लेकिन क्या हुआ, बाद में उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाया, 3G का जो है वो सिस्टम नहीं ले पाया। वो सारी चीज़ें एंड्रॉयड के लिए काफ़ी लेट लगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उसका पूरा मार्केट डाउन हो गया, मतलब कंपटीशन फेस नहीं कर पाया। तो अगर हमको कंपटीशन फेस करना है आज के टाइम पे, वी मस्ट इनोवेट समथिंग।
और ये इनोवेशन कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। तो इसके लिए मैनेजमेंट का काम क्या है? इनोवेट करना, ठीक है। और जब मैनेजमेंट इनोवेट करेगा, कुछ नया जनरेट करेगा, सो उससे क्या करेगा कि आज के टाइम पे कंपटीशन फेस कर सकता है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में आप बोल सकते हो, मार्केट में जो है फेस कर सकता है। समझा व्हाट इज इनोवेशन? मुझे ये पॉइंट समझाना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद लिख लोगे, समझे कि नहीं समझे? आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि ये इनोवेशन वर्ड का मीनिंग आपको समझ जाए। इनोवेशन दैट इज न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट, समथिंग न्यू। एंड ये न्यू करेगा कौन? मैनेजमेंट करेगा। चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोई भी काम करने के लिए आपको इनोवेशन करना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? वो काम कंप्लीट कर सकते हो, तभी वो काम और बेहतर तरीके से कर सकते हो। अगर आप सेम वर्क सेम रूटीन से करोगे तो एक बार क्या हो जाएगा? आपका आउटडेटेड हो जाएगा एंड यू वोंट एबल टू हैंडल द सिचुएशन। अगर आप लोगों को मैनेज भी करना है तो आपको एक नया तरीका जो है फाइंड करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द इनोवेशन। अंडरस्टूड? सेकेंड पॉइंट, बेटर रिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऐसा लिखा रहेगा पॉइंट में, बट अगर आप कोऑर्डिनेशन लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है? बेटर रिलेशन, कोऑर्डिनेशन। देखो, जब क्या होता है, देयर आर एक डिपार्टमेंट है, बी 2 डिपार्टमेंट, सी 3rd डिपार्टमेंट है, डी जो है 4 डिपार्टमेंट है। ऐसे एक कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब 4 डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, एक मार्केटिंग होता है, एक रिसर्च होता है, हो सकता है, एक HR डिपार्टमेंट हो सकता है ना। सो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक बात समझ में आई? ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉय काम करते हैं ना। सो ये डिपार्टमेंट का जो हेड रहेगा, मैनेजर रहेगा, इसके अंडर में जितने एम्प्लॉयज रहेंगे, सो दे मस्ट कोऑर्डिनेट, दे मस्ट मेंटेन द गुड रिलेशन विद द एम्प्लॉयज। एंड ये डिपार्टमेंट भी क्या करना चाहिए? एक कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही होता है, लेकिन डिपार्टमेंट क्या, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग जो होते हैं वो काम करते हैं उस गोल्स को अचीव करने के लिए। बात समझ में आई? सो ऑर्गेनाइजेशन गोल इज वन, ओके, एक ही गोल है, सिमिलर गोल है, एंड देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट हु इज वर्किंग टू अचीव दैट गोल्स। ओके, सो दैट इज व्हाट द कोऑर्डिनेशन, कि ये सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर एक कोऑर्डिनेशन रहेगा तो सारे डिपार्टमेंट मिलके क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हु वर्क टुगेदर, और एम्प्लॉय से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, देयर शुड बी अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरियस पीपल, दैट इज वेरियस एम्प्लॉयज भी आप लिख सकते हैं, और सबऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन द सेम एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं, तो उनके बीच में एक अच्छा क्या होना चाहिए? गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, सो आई एम श्योर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आप जो है लिख लेना, जो भी प्लानिंग करेगा, ठीक है। सो आप मीनिंग पहले बता दिए, फिर बाद में आप बताओगे कि गुड रिलेशन जनरेट द टीम वर्क, ठीक है, एज अ टीम वर्क मिलके काम करना, एंड ब्रिंग द सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप अगर प्लानिंग का पूछ रहे हो तो प्लानिंग हेल्प्स टू डेवलप द गुड रिलेशन, है ना, या ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू डेवलप द गुड रिलेशन। सिंपल सी बात है। तो ये एक आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, मोटिवेशन की। मोटिवेशन मतलब क्या होता है? किसी को प्रोत्साहित करना, है ना। सो दैट इज व्हाट द मोटिवेशन। सो अब हमको किसी को मोटिवेशन करना है, हमको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन करना है, तो हम 2 तरीके से मोटिवेशन कर सकते हैं। एक तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट दे देंगे, मतलब उसको इंसेंटिव्स, बोनस वो दे देंगे हम। एक नॉन मॉनेटरी, मतलब जैसे उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया हमने, उसको किधर घूमने का जो है दे दिए, घूमने जाने के लिए, या तो उसका सर्टिफिकेट दे दिया हम उसको, या तो जो है रिवॉर्ड दे दिए, या तो उसको अप्रिसिएशन ईमेल्स भेज दिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? नॉन मॉनेटरी होती है। क्या होती है? नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी विच इज़ मनी इन्वॉल्व, नॉन मॉनेटरी जो मनी इन्वॉल्व नहीं होता, उसके अलावा जैसे रिकग्निशन, सर्टिफिकेट, अवार्ड, ये सब होता है नॉन मॉनेटरी। तो कोई भी एम्प्लॉयज़ को हमको अगर मोटिवेट करना है, या तो उसको बोनस दो, या तो एक्स्ट्रा उसको जो काम कर रहे हैं उसको इंसेंटिव्स दो, कि भाई अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा दे दो पैसा। तो क्या करेगा? एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेगा। सो वही बोला है कि अगर यहाँ पे ऑप्शन जो भी क्वेश्चन पूछेगा, कंट्रोलिंग हेल्प्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। ये मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट कर दिया, मतलब ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं मोटिवेशन के,
ठीक है। मोटिवेशन करने का सबसे सिंपल तरीका है कि भाई उसको मॉनेटरी बेनिफिट दो या तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दो, ठीक है। दोनों बेनिफिट अगर मिल गया एम्प्लॉयज़ को सो ही विल बी सेटिस्फाई। मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, अगर मुझे वहाँ पे जो है मुझे जैसे मैं पेपर बनाने का अगर मुझे पैसा मिलेगा तो मैं पेपर दिल से बनाऊंगा और अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे पेपर बनाने का कुछ मिलेगा ही नहीं तो मैं क्या करूँगा, पेपर कैसे भी सेट करके दे दूंगा, राइट। सो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोटिवेशन कैसे होता है एम्प्लॉयज़ का, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फिर हायर इफिशियंसी, देखो ये इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी मतलब क्या होना कि जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर इंक्रीज होना, मतलब जो उत्पादन हो रहा है, जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी हो रही है उसके अंदर इंक्रीज करना। तो अब इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो, दो तरीके से। या तो आप क्या करो, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर दो तो वो काम अच्छा करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो हमको वेस्टेज, जो नुकसान हो रहा है वो क्या करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। तो जब नुकसान कम से कम करोगे मतलब वो कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो जब लोअर कॉस्ट हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो दो तरीके से एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। पहला, या तो आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करो, एंड दूसरा वेस्टेज जो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या करो, रिड्यूस करो। जो भी वेस्टेज हो रहा है वो क्या करो, रिड्यूस करो, एंड कॉस्ट को कम से कम करो। तो उससे क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझा, हायर एफिशिएंसी, ओके। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज को अपन गुडविल भी बोलते हैं, रेपुटेशन भी बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखोगे गुडविल या रेपुटेशन तो भी चलेगा, कॉर्पोरेट इमेज लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट इज सेम, है ना। सो प्लानिंग हेल्प्स, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स, जो भी चाहिए आप लिख सकते हो इसमें, कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स टू डेवलप द गुड कॉर्पोरेट इमेज इन द मार्केट, है ना। सो ये कॉर्पोरेट इमेज समझा, व्हाट इज गुड, इसको हम गुडविल या रेपुटेशन बोलते हैं। तो अब ये रेपुटेशन से समझ में आ रहा है कि गुडविल मेंटेन करना मतलब दैट मीन्स एक अच्छा इमेज क्रिएट करना मार्केट में। जैसे अगर मैं बोलूँ आईफोन, सो सबके माइंड में कैसा इमेज आता है, इट इज़ अ वेरी लाइक गुड फ़ोन, ठीक है, बहुत अच्छा फ़ोन है, फ़ोन का सबसे बेस्ट फ़ोन वही है, आईफोन है ना। अगर मैकबुक की मैं बात करूँ, सो ऐसा क्या होता है, एक कॉर्पोरेट इमेज होता है। लेकिन अगर मैं नोकिया का बोलूँ तो उसका इमेज नहीं है, राइट। कॉर्पोरेट इमेज अच्छा, रेपुटेशन अच्छा नहीं, लेकिन यही अगर 10 साल पहले देखा जाता था तो बहुत अच्छा था। सो कॉर्पोरेट इमेज मतलब एक अच्छा गुडविल, एक रेपुटेशन, एक एसेट क्या करना, तैयार करना, मतलब डेवलप करना मार्केट में, तो जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़े। और जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो है सेल ज़्यादा होगा, एंड यू विल अर्न लॉट ऑफ लाइक जो भी रेवेन्यू है उसका आपका इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो एक कंपनी का काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, उसके अंदर जो भी मैनेजमेंट है वो इस तरीके से काम करे जिससे मार्केट में क्या हो, उनका इमेज अच्छा हो, उनका रेपुटेशन बढ़े। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग उसके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, जितना ज़्यादा उनका मार्केट में डेवलप होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा कि वहाँ पे उसका सेलिंग बढ़ेगा, कस्टमर सर्विस, सारी चीज़ें क्या होगी, बढ़ेगी। ये कॉर्पोरेट इमेज याद करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी आप इंडियन करेंसी ले लीजिए, उस करेंसी नोट में आपको गांधी जी दिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा कि गांधी जी जैसा याद आया वैसे ही आपको समझ में आ गया कि वो कॉर्पोरेट इमेज, मतलब उसके बगैर वो नोट नहीं चल सकता है ना। तो कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं, ज़्यादा रेपुटेड नहीं चल सकता है उसके बगैर। गुडविल, अच्छा गुडविल रहेगा तो ही फिर कंपनी क्या कर सकता है, मार्केट में सर्वाइव और अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकता है। टीम वर्क, सो टीम वर्क मतलब काम करना, मिलके काम करना, है ना। इवन मैंने खुद काम किया है, हमारा जो रहता था वो ऑलमोस्ट 7 से लेके 11 लोगों का टीम होता था। तो ये हम लोग 7 से 11 लोग जो भी रहते थे, 10 जन, हम लोग मिल के काम करते थे, ओके। तो उसमें क्या होता था कि अगर एक कोई कम काम कर रहा है तो फिर दूसरा क्या करता था कि कवर कर लेता था, है ना। टीम वर्क मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या करना, मिल के काम करना। तो अगर एक का दूसरे का प्रोसेस काम सही नहीं हो रहा है तो क्या कर सकता है, दूसरा जो है वो अच्छे से कर सकता है ना। सो टीम वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिल के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे काम क्या होगा, पहले टाइम पे कंप्लीट होगा, अच्छा कंप्लीट होगा, है ना। तो इससे क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि ऐसा जो है कि इन्वायरमेंट डेवलप करे ताकि सब लोग एज अ मिलके टीम वर्क करें, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें तो एक बार कमेंट करके बताना। यहाँ पे लिखा भी है, टीम वर्क ब्रिंग द सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ नीड ऑफ टीम वर्क बिटवीन द वेरियस पीपल एंड डिपार्टमेंट, जो हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन में।
सो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, सिर्फ पॉइंट ही डिफरेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस मतलब देखो रिसोर्सेस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मनी होता है, मैन होता है, मटेरियल होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एसेट है, जो उसके पास पैसे हैं, जो उसके पास लेबर रिसोर्सेस एम्प्लॉयज है, वो क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेस हो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। मतलब अगर कोई लेबर है तो लेबर का सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए। सही यूटिलाइजेशन करना मतलब जिसका स्किल है उसके हिसाब से उसको डिपार्टमेंट अलोकेट करना चाहिए ताकि वो काम बेटर करे। फाइनेंस वाला है तो फाइनेंस में ही उसको काम दो ताकि वो अच्छे से करे। कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर का ही काम दो ताकि वो अच्छे से काम करे, राइट। सो दैट इज व्हाट द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। अगर आप रिसोर्सेस को सही तरीके से यूटिलाइज करोगे, सो बेटर वे से यूटिलाइज करोगे, तो डेफिनेटली श्योर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, सक्सेस जो है पा सकता है, टारगेट जो भी है वो अचीव कर सकता है। और इफ़िशिएंट यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेस का। तो रिसोर्सेस में क्या आया, मैन, मनी, मटेरियल एंड एक्सेट्रा कैपिटल आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैन की जगह पे लेबर्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। अब इसका एग्जांपल देखिए, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। बेसिक एग्जांपल, आपने काफ़ी टाइम जो है गन्ने का जूस पिए रहेंगे, वहाँ पे वो बंदा क्या करता है कि 4 से 5 बार क्या करता है, वो जो है उसके अंदर उसके पास रिसोर्सेज है उसको बराबर यूटिलाइज करता है। आपने कभी देखा है कि 10 लोग कंपनी ने हायर कर दिया और दिन भर का एम्प्लॉय को बैठा के रखते नहीं है। कंपनी का काम क्या है, हर एम्प्लॉयज़ को एंगेज करके रखना, उनको काम देते रहना, है ना। सो दैट इज़ व्हाट द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर उसको हायर करके बैठाएंगे कंपनी में तो कंपनी का लॉस हो जाएगा, है ना। सो दैट इज़ व्हाट द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, रिडक्शन इन वेस्टेज। रिडक्शन मतलब कम करना, वेस्टेज, वेस्टेज मतलब जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो मैन का हो, चाहे मनी का हो, चाहे मटेरियल का हो, ठीक है, उसका नुकसान क्या करना, कम से कम करना। तो जब नुकसान कम से कम करोगे तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड ये हर मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन का मैनेजमेंट है, रिडक्शन वेस्टेज जो है कम से कम करना। चाहे वो मेन का हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि अगर लेबर है तो लेबर खाली बैठा है, मतलब वो वेस्टेज ही हो रहा है ना। तो उस लेबर को कहीं ऐसे जगह ट्रांसफ़र करो जहाँ पे काम है, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज कम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करना, डेफिनेटली श्योर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इसमें तो सारे पॉइंट में सिमिलर, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेम पॉइंट आप लिख सकते हो सबके लिए, ठीक है। मैंने इसे बना दिया है। सो इंटीग्रेटेड क्या होता है, इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ना होता है। अगर हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड मतलब जो है एक मिल के जोड़ना अलग अलग डिपार्टमेंट को, ठीक है। सो जैसे एक BCDE, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, डी डिपार्टमेंट, ई डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट को एक साथ जोड़ना, ठीक है, और एक साथ मिलके काम करना टूवर्ड गोल्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उसके टूवर्ड क्या करना, टारगेट के काम करना। सो बेसिकली क्या हो गया, ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस हो गया। अब मुझे बताइए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, बाकी इस सबसे लेना देना नहीं है, तो बताओ टारगेट अचीव कर सकता है क्या, नहीं। इंटीग्रेटेड दैट मीन्स वर्क टुगेदर, वर्क इन अ टीम। ओके, इट मीन्स वर्किंग इन अ टीम। इंटीग्रेटेड प्रोसेस ये होना चाहिए कि सारे जो डिपार्टमेंट है वो एक साथ मिलके काम करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो एक प्लान तो एक ही रहेगा ना, ठीक है, वो चाहे वो वेरियस प्लान भी हो सकता है, डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, ऐसा टीम वर्क करना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव द गुड रिजल्ट एंड मैक्सिमम रिटर्न। अगर मिलके काम करोगे तो ही फिर क्या हो सकता है, मैक्सिमम रिटर्न आ सकता है, तो तभी मैक्सिमम आपको बहुत ही आसानी से अचीव हो जाएगा टारगेट। सो दैट इज व्हाट द इंटीग्रेटेड प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो उसके बाद रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। आपने इंटीग्रेटेड प्रोसेस में अगर आप जाओगे ना, जैसे डीमार्ट हो गया, बिग बाज़ार हो गया, हाइपर सिटी जो है, तो वहाँ पे क्या होता है, देखो हर अलग अलग डिपार्टमेंट, क्लोथिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, फूड का अलग डिपार्टमेंट होता है, लेकिन वो है तो एक ही ना। एक मेन मैनेजर रहेगा, वो क्या करता है, सबको अच्छे से कोऑर्डिनेट मिलके काम करते हैं ना सारे डिपार्टमेंट, ताकि जो प्रॉपर एक्टिव रहे, है ना। वो भी एक एग्जांपल, मतलब लिख नहीं सकते बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, वो सारे लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, है ना। सो रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मतलब जो है दांडी यात्रा,
अगर अपने लैंग्वेज में, स्टूडेंट के लैंग्वेज में बोला जाए, जब मैं 7वीं में पढ़ता था फर्स्ट टाइम तो 6 में, तो किसी ने बोला सर, अब किसी का नाम बोला कि राम, तो बोले कि सर दांडी यात्रा पे गया। तो मैं बोला अरे दांडी यात्रा कैसे जाएगा वो, तो गांधी जी तो कैसे, मुझे समझा नहीं। बाद में पता चला कि वो जो है छुट्टी मार दी है, तो उसको हम एब्सेंटिज्म बोलते हैं, ठीक है। सो एब्सेंटिज्म में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्या होता है, काफ़ी टाइम एम्प्लॉय क्या करता है, छुट्टी कर देता है, एंड जब वो छुट्टी करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है ना। तो इसके लिए मैनेजमेंट का काम है कि एम्प्लॉय को इस तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन करके रखना, ताकि वो छुट्टी कम से कम मारे, क्योंकि अगर वो छुट्टी कम से कम मारेगा तो काम बरोबर करेगा। अगर छुट्टी ज़्यादा मार दिया तो उसका काम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, एंड फिर क्या होगा, कंपनी का नुकसान होगा, क्योंकि उसका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, वही कर सकता है ना। सो रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म होना चाहिए, सो दैट काम जो है टाइम पे कंप्लीट हो, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर वो एब्सेंट हो जाएगा, आज के दिन हमको सबमिट करना था प्रोजेक्ट्स, लेकिन वो आया नहीं, इसके वजह से सबमिट ही नहीं हुआ, सो उसके वजह से नुकसान होता है। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस ये है कि उसका जो एब्सेंटिज्म वो क्या करे, कम से कम करे। यहाँ पे रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर मतलब क्या करना, कंपनी से रिज़ाइन कर देना, ठीक है। तो रिड्यूस करना मतलब कम करना। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर बेसिकली लेबर क्या करते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ए है, ठीक है, मिस्टर ए ने कंपनी ज्वाइन किया, ABC लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ABC लिमिटेड कंपनी इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, 3 मंथ का ट्रेनिंग लिया, 3 मंथ का ऑपरेशनल ट्रेनिंग लिया, और फिर 6 मंथ इन्होंने काम किया, टोटल 1 ईयर हो गया, टोटल 12 मंथ काम किया, और फिर कंपनी क्या किए, रिज़ाइन करके चले गए। तो ये 6 मंथ का ट्रेनिंग था, उसमें तो मिस्टर ए को फ्री सैलरी मिली थी, है ना, पेड सैलरी मिली थी, बाकी उन्होंने 6 मंथ काम किया। अब कंपनी ने इतना मंथ ट्रेनिंग दे के उसको तैयार किया, 6 मंथ तो उसने काम भी किया अच्छे से, और सैलरी भी मिला, और फिर क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है। तो अब मिस्टर ए के जगह पे जब मिस्टर बी आएंगे तो उनको वापस से वही ट्रेनिंग देना पड़ेगा। फिर अगर वो छोड़ के जाएंगे, फिर कंपनी का नुकसान, क्योंकि उतना कॉस्ट तो ट्रेनिंग का कॉस्ट जा रहा है, प्लस ये जो सीख गया था उसका जो काम करता था उसका भी वैल्यू अगर हम काउंट करें तो कंपनी का नुकसान है ना। तो इसके लिए मैनेजमेंट हमेशा चाहता है कि लेबर टर्नओवर कम से कम हो, ठीक है, एम्प्लॉय ज़्यादा दिन तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, जिससे क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसका नुकसान इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। सो उसके जगह पे लेने के लिए इट विल टेक सो मेनी टाइम्स, और फिर जितना टाइम छोड़ेगा, जितना टाइम वो ट्रेनिंग मिलेगा, उतना टाइम अगर ये होता तो काम कर देता था, मिस्टर ए होते तो उतना डबल काम कर देते थे, तो कंपनी का बेनिफिट हो जाता था। ओके, सो रिडक्शन अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, कम से कम क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए लेबर टर्नओवर में, कि जो है कम को एम्प्लॉय छोड़ के जाए, ऐसा सिचुएशन, ऐसा इन्वायरमेंट हमको बना के रखना है। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस। आई एम श्योर कि जो है ये 3-4 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट, और फिर जो है टोटल 11 पॉइंट्स है। अब ये 11 पॉइंट्स के अलावा ये देखो, ये 4 पॉइंट तो आपको आराम से इजीली लिख सकते हो, सब में रहेंगे, ऑलमोस्ट सब में रहेंगे। अब अपने लाइक कोई एक एक इंपॉर्टेंस, जैसे अगर आप प्लानिंग का पढ़ रहे हो तो उसका कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, स्टार्टिंग का कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे प्राइमरी फंक्शन है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, असाइनिंग जॉब, ऐसा कुछ है, तो उसमें क्या कर सकते हो, 1-2 पॉइंट आपका उसका लिख के, बाकी सारे पॉइंट क्या कर सकते हो आप, सिमिलर जो है लिख सकते हो, बाकी ये सारे सिमिलर पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो अगर इसका नोट्स भी ऑलरेडी आप स्क्रीनशॉट लेके जो है लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या कमेंट में क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। सो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।